आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2026 तक बढ़ाया गया जमीन सर्वे का काम, जानिए क्यों लिया नीतीश सरकार ने ये फैसला। बिहार वालों अब होगा असली ठंड से सामना, अगले 72 घंटे में कोल्ड डे। मिलिट्री बेस पर तालिबान के कब्जे से बेइज्जती फील कर रहा है पाकिस्तान, सेना ने दी सफाई। एथियोपिया में नदी में गिरा बेकाबू ट्रक, 71 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से चीन में आ जाएगी मंदी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे नए रेट। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर, ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम। करण ने रजत की दाढ़ी काटी तो दलाल साहब ने दी खुली धमकी, कंगना रनौत बनी घर की तानाशाह। और रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते तो टीम से बाहर रहते, वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर के बयान ने मचाया हड़कंप। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 30 दिसंबर 2024 के दिन सोमवार को पटना में मीडिया से कहा कि विभाग ने राज्य भर में भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की सीमा को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह काम जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और काम में पारदर्शिता भी हो। एसीएस ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक लोगों को भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है ताकि विवादों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को भूमिहीनों को भूमि देने तथा कई बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता है। एसीएस ने कहा है कि राज्य के कुल 38 जिलों में से 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण लगभग अपने अंतिम चरण में है। बिहार में ठंड का कहर बढ़ गया है। पटना समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं और बादलों के कारण सोमवार को दिन का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक यही हाल रहेगा। शीतलहर चलने की भी संभावना है। पटना आईएमडी के अनुसार सोमवार को बिहार के कई जिलों में ठंड ने लोगों को कपा दिया। राजधानी पटना में दिन का तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं रात का तापमान थोड़ा बढ़ा है। हालांकि दिन में बादल और हवा चलने से ठंड का एहसास ज्यादा रहा। सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। इस बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के सलार जई इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी पोस्ट पर हथियारों के साथ जश्न मना रहे हैं और सेना की पोस्ट पर लगे पाकिस्तानी झंडे को उखाड़कर टीटीपी का झंडा फहरा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब पाकिस्तान ने इस मसले पर सफाई दी है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जे को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही यह आर्मी पोस्ट खाली की गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यह प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी सेना के जवानों को इसी तरह हटाया गया है। दक्षिण इथोपिया के सिदामा राज्य में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरा ट्रक नदी में गिरने से 71 लोगों की मौत हो गई। सिदामा पुलिस आयोग ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि दुर्घटना में 68 पुरुषों और 3 महिलाओं की मौत हुई है। मुख्य निरीक्षक डैनियल संकुरा ने बताया कि शुरुआत में 60 लोगों के हताहत होने की बात सामने आई है। घायलों का इतना बोना जनरल अस्पताल में किया जा रहा है। इथोपिया के हादसे पर आई अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिदामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो ने घटनास्थल से विचलित करने वाली तस्वीरें शेयर की है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग वाहन को पानी से निकालने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। कुछ शव जमीन पर है जबकि नीचे तिरपाल से ढके हैं। स्थानीय समय के मुताबिक हादसा शाम के लगभग 5:30 बजे हुआ।
ग्लोबल ऑटो मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 39% पहुंच चुकी है, जो साल 2000 में 1% हुआ करती थी। नवंबर में ग्लोबल ईवी मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 70% थी। चीन की ईवी कंपनियों में एलन मस्क और जापान की कार कंपनियों की नाक में दम कर रखा है। अक्टूबर में चीन की ईवी कंपनी BYD ने प्रोडक्शन के मामले में मस्क की टेस्ला को पछाड़ दिया। जापान की 3 बड़ी ऑटो कंपनियों ने भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए आपस में हाथ मिलाने का फैसला किया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप चीन को मंदी की गर्त में धकेल सकते हैं। ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ट्रेड युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाने का वादा किया है। अगर वह अपने वादे पर अमल करते हैं तो इससे चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अमेरिका में महंगी हो जाएगी। साथ ही यूरोप ने भी चीन की गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। चीन की इकोनॉमी अभी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है और ट्रंप का ये कदम उसे मंदी में धकेल सकता है। आज से एक दिन बाद नए साल में यानी साल 2025 में प्रवेश कर चुके होंगे। साल 2025 से सभी को उम्मीद है कि नया साल खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आम जनता भी इसी उम्मीद में है कि नए साल पर सरकार उन्हें खुशियों की सौगात देगी। आम जनता सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन खबरों की माने तो 1 जनवरी 2025 से डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। बता दें कि 15 दिसंबर 2024 को सरकार ने पेट्रोल डीजल के नए रेट का ऐलान किया था। 15 दिसंबर को जारी ईंधन की नई कीमतों के अनुसार हाई स्पीड डीजल की कीमत 3.05 रुपए की कटौती की गई थी, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वहीं डीजल के रेट में 3.05 रुपए की बढ़ोतरी के बाद प्रति लीटर दाम 252.10 रुपए हो गए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ कम संपत्ति वाली सीएम हैं। सोमवार को जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 2023 से 24 के लिए लगभग 1,85,854 रुपए है। वहीं एक मुख्यमंत्री के औसत सेल्फ इनकम 13,64,310 रुपए है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है। बिग बॉस 18 के घर में कई सारे ड्रामे और धौंस दिखाई चल रही है। घर वालों के पास अब फिनाले के लिए ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसलिए वो पूरे जोश से गेम में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि घर में लड़ाई झगड़े भी अपनी जगह है। शो के नए प्रोमो में जमकर लड़ाई होती दिख रही है। पहले करण ने इमरजेंसी टास्क में रजत की दाढ़ी काट दी, उसके बाद रजत ने चीख कर कहा कि वो भी ऐसा ही करेंगे। तब तक कंगना रनौत की एंट्री होती है और वो पूरे घर में अपनी डिक्टेटरशिप का ऐलान करती है। शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि इमरजेंसी टास्क के दौरान करण और अविनाश पहले रजत को चुनते हैं और उनसे कहते हैं कि वे उनकी दाढ़ी काटेंगे। फिर रजत उन्हें धमकी देते हैं कि करके दिखाओ और करण उनकी दाढ़ी ट्रिम कर देते हैं। गुस्से से बौखलाए रजत की जब बारी आती है तो वो करण को बुलाते हैं और सबसे पहले जोर का मारकर उनके मुंह पर कलर फेंकते हैं। इसके बाद करण उनसे कहते हैं कि तेरे जैसे 2 आगे 2 पीछे 2 वैनिटी के बाहर रखता हूं मैं। फिर कंगना रनौत की एंट्री होती है और वो कहती है कि अब घर में बस उनकी तानाशाही चलेगी। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कप्तान रोहित शर्मा की टीम में जगह को लेकर सवाल उठाए। मौजूदा समय में कप्तान रोहित खराब परफॉर्म से जूझ रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोहित ओपनिंग करने आए, लेकिन इस दौरान भी उनकी फॉर्म में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। रोहित शर्मा महज 3 रन और 9 रन क्रमशः दोनों पारियों में बनाकर सस्ते में पवेलियन लौटे। रोहित की खराब फॉर्म के बाद उनकी खूब आलोचना हो रही है। इस कड़ी में पूर्व भारतीय टीम के क्रिकेटर इरफान पठान ने रोहित को लेकर बड़ी बात कही। इरफान ने कहा कि अगर रोहित कप्तान नहीं होते तो वह प्लेइंग 11 में भी नहीं रहते।